प्रणाम, मैं हूं सुरेश तिवारी। आज अगर बात की जाए तो पूरे देश में दो ही मुद्दे सबसे अधिक चल रहे हैं। अगर दो मुद्दों में सबसे प्रमुख तौर पे अगर मुद्दों की बात की जाए तो देश में जो कृषि सुधार का बिल पास हुआ है वो और कोरोना, दोनों ही मुद्दों को लेकर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। चूंकि अगर सबसे पहले हम सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो सिंह साहब हैं इनकी तरफ से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर लगातार लड़ाई जारी है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मैं सबसे पहला आपसे सवाल करूंगा कि राज्यसभा में जो कृषि बिल पास हुआ है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से काफी विरोध हुआ है। चूंकि आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की तरफ से कहना है कि बिचौलियों को लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कृषि के मामले में कहीं न कहीं बिचौलिए कम होंगे और किसानों के लिए लाभ होगा। सिंह साहब क्या कहेंगे आप? वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने जब इसके पहले कांग्रेस ने लॉजिस्टिक्स के लिए व्यवस्था बनाई थी कि उपभोक्ता और निर्माणकर्ता यानी उत्पादककर्ता किसान इनके बीच की कड़ी को खत्म की जाए और स्टोरेज का लाइन हम बीच में स्थापित करें, तो बीजेपी ने भरपूर विरोध किया था और उसको नहीं होने दिया था। आज के बिल की जो बात आई है राज्यसभा में, सबसे बड़ी आपत्ति की बात तो यहाँ है कि उसको वोट नहीं होने दिया गया। जब वोट मांगा गया तो वोट के अधिकार को दरकिनार करते हुए वॉइस वोट से उसको पास कर दिया गया। ये एक ऐसा सदन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, तो क्यों नहीं, जब वोट के लिए डिविजन मांग की जा रही थी तो डिविजन क्यों नहीं अलाउ किया? ये सबसे बड़ी प्रोसीजरल आपत्ति की बात ये है। और ये जो बार बार कहते हैं कि ये फासिस्टवादी है, मैंने जो कह दिया वही होना है, अभी दिन है तो दिन, रात है तो रात, आपको उसको मानना पड़ेगा। तो ये जो उनका चेहरा सामने आता है, सबसे पहली आपत्ति की वो बात है। दूसरी जो बातें हैं, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कुछ बिंदुओं को रखा था, वो बेहतर विकल्प किसानों को दाम के मिले, उसके लिए ये कहा गया था कि अंतरराज्यीय सीमाएं और अंतरदेशीय सीमाएं, इनको भी बाधाएं अगर इसमें है तो इसको दूर किया जाए। जहां किसान को बेहतर दाम मिले वहां पर किसान को पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। विदेशों के संबंध में इस बिल में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, जो बिचौलियों की बात आ रही है, अगर आपने ट्रेडिंग फ्री करने की बात की है तो होर्डिंग के लिए आपने कोई व्यवस्था की क्या? अगर काला बाजारी करने के लिए आपने कहा कि कौन कितना सामान रखता, उनकी सीमाओं को हमको अगर शिथिल करना है, तो मैंने सारा गेहूं मध्य प्रदेश का और सारा चावल छत्तीसगढ़ का मैंने उदाहरण के लिए भंडारित कर लिया, तो दाम का क्या होगा? और जब दाम उठेंगे, स्वाभाविक है कि जब सारा मेरे गोदाम में गेहूं मध्य प्रदेश का और चावल छत्तीसगढ़ का आ गया, तो जब दाम बढ़ेंगे तब मैं उसको बेचूंगा। इसके लिए बिल में कहीं भी कोई बात क्लियर नहीं होती। और सबसे आपत्तिजनक बात कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख कहीं नहीं है। आपने अगर बिल लाया, अध्यादेश के रूप में आपने ये प्रावधान रखा, आपने बिल लाया, तो उसको बिल के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य किन किन वस्तुओं पे रहेगा ये स्पष्ट तौर पे उल्लेख होना चाहिए था। और ये हमारी मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि आपत्तियां एमएसपी को लेकर ही लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा का कहना है कि इससे कोई समस्या नहीं आएगी, जैसा कि आपने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहाँ पर बिचौलियों की जो बात कही गई है, लगातार भाजपा का कहना है कि बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस की तरफ से मैंने देखा कि दिल्ली में कई बड़े नेताओं के बयान है, उनका कहना था कि ये काला कानून है। तो आपके लिहाज से क्या बिचौलियों को मुक्ति मिलेगी इस कानून से? बिचौलिए किसको हम बोलेंगे कि किसान के खेत में एक होलसेलर गया जो सब्जी का या किसान के उत्पाद का काम करता है, वो प्याज हो, चाहे टमाटर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी उत्पाद हो, चाहे मिर्ची हो, इस लेवल पे हम सोच रहे हैं। गेहूं और चावल तो खेत के किसान के खेत पे कोई बिचौलिया नहीं जाता, ये या तो मंडियों पे जाता है या सोसाइटियों पे जाता है, बड़े बाजार पे जाता है। तो ये जो बिचौलिया है ये होलसेलर के रूप में आता है और फिर रिटेलर के रूप में जब बेचता है तो कंज्यूम करने वाला जो हमारा उपभोक्ता है, मध्यम वर्ग का जो उपभोक्ता है, जो कि किसानी नहीं करता, वो फिर इस सामान को खरीदता है। तो बीच की जो कड़ी है, ये तर्क है कि अगर सीधे किसान से उपभोक्ता को हम जोड़ देते हैं
तो किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे और उपभोक्ता को सस्ते में सामान मिल सकता है। ये इसका तर्क है। ये बिल में कैसे सुरक्षित किया जा रहा है मैं नहीं समझ रहा, यदि होर्डिंग को आपने नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मैंने बीच में सामान खरीद लिया किसान से, क्योंकि उपभोक्ता जो मिडिल क्लास वर्कर है, फैमिली वर्कर है, जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है शहरों में या कस्बों में, वो तो किसान के खेत में जाएगा नहीं लेने के लिए, तो कौन इस सामान को उठाएगा? वो इसी को तो हम बिचौलिए के रूप में कह रहे हैं। चाहे वो रिलायंस का कंपनी आ जाए, वॉलमार्ट बीच में आ जाए, अदानी की कंपनी आ जाए जो कि अब सामान लेगा और एक जगह से पीछे बेचेगा, सुपरमार्केट में बेचेगा। तो ये जो छोटा कोचिया और जो बिचौलिया जिसको हम बोलते थे, उसकी जगह कोई ना कोई तो बीच में आएगा। किसान के खेत से उपभोक्ता के किचन तक, उनके घर में खाना बनाने तक कौन सामान पहुंचाएगा, और उसके लिए प्रोटेक्शन क्या है? तो इसमें बिल में कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपने कहा कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो बिल में क्यों नहीं लिखा? आपने तो जीएसटी के बारे में कहा कि हम 14% राज्यों को देंगे, और फिर एजी के पास आपने भेज दिया पूछने के लिए। जब आपने कानून बनाया, आपने देश को कमिटमेंट दिया, तो फिर जीएसटी पे आप क्यों नहीं कायम रहे? और बहुत सारी बातें हैं जिनको कहा जा सकता है। तो कहा हुआ आपकी बात पे अब देश भरोसा नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें कही गई जो नहीं की गई। तो जब आप बिल लाते हैं तो बिल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। जी सिंह साहब, सबसे प्रमुख बात है, चूंकि आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अभी अगर आपसे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को लेकर, खासकर जो कोविड-19 का प्रकोप है उस पर चर्चा न करें तो बेमानी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता लगातार देख रही होगी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूं कि आपके ही मेकाहारा जो वायरोलॉजी विभाग है, उनकी तरफ से जानकारी आई है कि यही स्थिति रही तो 2 लाख के आसपास मरीज कोविड के लगभग नवंबर और अक्टूबर में हो जाएंगे। तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताइए आप। टाइम कितने मरीज होंगे ये चुनौती की बात है। सामान्य रूप से 10 दिन के लिए मरीज अस्पताल में रहते हैं, और 2 लाख मरीज अगर एक दिन में होंगे तो 20,000 प्रतिदिन अगर मरीज पॉजिटिव पाए जाएंगे, तब 10 दिन के अंदर 2 लाख होंगे। मेरा सोचना है कि वो कह रहे होंगे कि कुल संख्या 2 लाख तक पहुंच जाएगी। ये जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसी बात की तो संभावना थी कि जिस तरीके से कोविड का प्रबंधन चल रहा था, कोई देश दुनिया का इसके फैलने को रोक नहीं सका। दूसरा, कितना इसके फैलाव को हम सीमित कर सकते हैं, केवल ये प्रयास शासन और नागरिकों के माध्यम से हो सकता है। तो एक दिन में अगर एट अ टाइम 2 लाख एक्टिव पेशेंट होंगे, तो 20,000 पॉजिटिव अगर एक दिन में आ रहे हैं, तब 10 दिन में 2 लाख होंगे। ये स्थिति नहीं आएगी। कुल संख्या 2 लाख की हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि किसी समय में छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा भी कोरोना से किसी समय प्रभावित लोग पाए जाएंगे। ये निश्चित रूप से हो सकता है। एट अ टाइम नहीं हो पाएगा। आप टी सिंहदेव जी, आपकी एक योजना है कि होम आइसोलेशन, जो कि दिल्ली ने किया था, इसको लेकर भी आप सुना है कि चर्चा की जा रही, क्योंकि सभी लगभग 80% के आसपास का जो मरीज होता है कहीं ना कहीं वो इनसिम्टोमेटिक रहता है। तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? इसमें असिम्टोमेटिक हम जिनको बोलते हैं, अब उनको भी 2 भाग में देखना होगा। एक वो असिम्टोमेटिक जो जांच के दायरे में ही नहीं आए, उनके लक्षण ही ऐसे नहीं थे, तो मैं असिम्टोमेटिक हूं लेकिन कोरोना कैरियर हूं, मैं जांच कराने नहीं गया क्योंकि मेरे कोई लक्षण नहीं है। एक तो वो कोरोना से ग्रसित होंगे, असिम्टोमेटिक है मतलब माइल्ड है, ठीक हो जाएंगे। इस दरमियान न जाने कितनों को मैं कोरोना अपने से ग्रसित होने के बाद दे दूंगा। दूसरा असिम्टोमेटिक उनको हम बोल रहे हैं जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लेकिन लक्षण नहीं है। अमूमन ये माना जाता है कि असिम्टोमेटिक की संख्या 80% होगी। अभी जो टेस्टिंग हो रही है इसमें असिम्टोमेटिक की संख्या 60 से 70% पाई जा रही है। ये 80 से घटी है, यानी कम लोग असिम्टोमेटिक और ज्यादा लोग सिम्टोमेटिक, इसलिए क्योंकि अब आप रैंडम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जो प्राइमरी कांटेक्ट है उनसे जुड़े हुए लोगों की आप ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो
असिम्प्टोमेटिक आपको माइल्ड असिम्प्टोमेटिक कम मिल रहे जी। हैं और सिम्प्टोमेटिक जिनके कोई लक्षण है वो ज्यादा मिल रहे हैं। जी, होम आइसोलेशन को लेकर आपकी क्या तैयारी है डॉक्टर साहब? होम आइसोलेशन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अगर आप होम आइसोलेशन लेना चाहते हैं, पहला जांच सरकार चाहेगी कि अगर आप माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं या असिम्प्टोमेटिक हैं तो आप होम आइसोलेशन का ऑप्शन ले सकते हैं। एक बेडरूम और टॉयलेट सेपरेट अगर घर में आपके पास है, बाकी परिवार अलग जगह रह रहा है, आपके पास एक टॉयलेट और बेडरूम सेपरेट है, तो आपको अनुमति दी जा रही है। डॉक्टर 2 बार आपको कंसल्ट दिन में करेंगे कम से कम। अगर आप निजी डॉक्टर रखेंगे तो 10 दिन का पैकेज 2,500 का तय किया गया था। 250 रुपया प्रतिदिन डॉक्टर की कंसल्टेशन फी 2 समय के लिए, और निःशुल्क शासन की ओर से डॉक्टर 2 बार दिन में आपको सेवा, आपको सलाह के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध रहेंगे। वो आपको कॉल भी करेंगे, इसके लिए कॉल सेंटर बना है, और दवाइयां आपको घर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इन व्यवस्थाओं में अगर कमी आती है तो वो शासन की तरफ से कहीं भी बातों की कमी मानी जाएगी, और ये शासन की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। निजी क्षेत्र के अगर आप चाहेंगे तो लिख के आप देंगे तो निजी आप ले सकते हैं, और सरकारी डॉक्टर्स निःशुल्क ये आपको सलाह देने के लिए, और निःशुल्क दवाइयां आपके घर में दी जाएंगी। टी.एस. सिंहदेव जी, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एम्स रायपुर की अगर बात करें तो शुरुआती जो परफॉर्मेंस था उसको लोग बहुत तारीफ करते थे। कहां चूक हो गई कि इस तरह की स्थितियां बनने लगी और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ा, और छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि आपका जो मैनेजमेंट है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हुई, तो चूक कहां हुई? क्योंकि आप अपनी सरकार के लिए भी अगर बोलना है तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं हमेशा। चूक की बात नहीं थी। आप अगर स्मरण करेंगे तो उस समय की भी जो रिकॉर्डिंग थे, छत्तीसगढ़ में 59 प्रकरण उस समय थे और 2 या 3 बचे थे घर जाने को, तो हम 0 हो जाते। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि जिस दिन बाहर से लोगों का आना जाना प्रतिबंध हटेगा, अंतरराज्यीय बॉर्डर खुलेंगे, तो जो लोग राज्य के बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर संक्रमित हो चुके हैं, वो जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो संक्रमण को लेके आएंगे। जैसे ही आपने रेलवे लाइन खोल दी, जैसे ही आपने अंतरराज्यीय 4 चक्के की गाड़ियों से, चाहे बस से हो चाहे निजी वाहनों से आना जाना खोल दिया, आपने एयर ट्रेवल खोल दिया, तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको आपने छत्तीसगढ़ भी पहुंचने का रास्ता आपने खोल दिया, तो संक्रमण तो होना ही था। एक समय था जब मैंने कहा था कि 10% कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, और उसमें मृत्यु का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी एक आंकड़ा था। तो मेरी आलोचना, काफी आलोचना हुई कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं, इतना कैसे हो जाएगा? तो वो आंकड़ा उस समय 6,000 का मैंने बोला था कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर 10% छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक कोरोना पहुंचेगा तो जो प्रतिशत बनता है, जो आंका जा रहा है, उसके हिसाब से यहां तक भी मृत्यु पहुंच सकती है। तो मेरी बड़ी आलोचना उस समय हुई थी। एक अलग बात है, मेरा फर्ज ये बनता है कि जहां तक मैं समझ रहा हूं बातों को, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे अनुभव को लेके, लोगों के अनुभव को पढ़ के, समझ के, वो बातें मैं लोगों के सामने रखता हूं। और आज भी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है, संक्रमण बढ़ा है, टेस्टिंग बढ़ी है, ज्यादा पॉजिटिव आएंगे। एक जो चूक हो रही है वो यहां हो रही है कि देर से रिपोर्टिंग हो रही है। जब तक संक्रमण थोड़ा बढ़ जाता है तब हम सामने आके बता रहे हैं, जब सांस लेने की दिक्कत चालू हो जाती है तब हम आके बता रहे हैं या टेस्टिंग करा रहे हैं। तो ये जो गैप है, ये बड़ी चिंता का विषय बना है। हम लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, और लोगों को भी बिना संकोच, इसमें कोई ऐसी डर की बात नहीं है। कोरोना में कोई ऐसा भूत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। एक बीमारी है जो बहुत तेजी से जरूर फैलती है, उससे मृत्यु का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, और जितने जल्दी आप आएंगे सामने उतना आप जल्दी से जल्दी अच्छे भी हो जाएंगे। बिल्कुल, बाबा की बेबाकी को लेकर उस समय भी चर्चा हुई थी। मैं मंत्री जी आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 दिनों के मुकाबले जो आंकड़े आना चाहिए थे वो काफी कम आए, और खासकर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, बालोद, बिलासपुर, सरगुजा, मुंगेली, जांजगीर, गरियाबंद, कोरबा और इन सभी जगहों पे अगर बात की जाए तो लगातार जो मौतों का आंकड़ा है लगभग 664 हुआ है। और इस बीच में एक और जानकारी आई रायपुर को लेकर, अगर बात करें तो निजी अस्पतालों को लेकर काफी सवाल
निजी अस्पतालों को लेकर बात की जाए तो इनके जो रेट्स हैं, चाहे वो जांच की भाव हो या फिर उनके इलाज के रेट हो, क्योंकि कई सरकारों ने उनके मूल्य तय किए गए हैं कि अगर आपके यहाँ कोरोना पेशेंट आएगा तो आपको इतने रुपए ही लेना है। हालांकि आपने एक कदम उठाया, 2200 से जब रुपए जांच के थे निजी जांच का, तो उसको आपने 1600 किया, लेकिन महाराष्ट्र में 1000 रुपए के आसपास हो गया है और राजस्थान में भी कम हुआ है, क्योंकि उसमें काफी इतना रुपया नहीं लगता। तो निजी जो लैब है, निजी अस्पताल है, उन पर किस तरह की नकल कसने की आवश्यकता है? में शोषण की बात सामने आ रही है, निजी अस्पतालों में बहुत ज्यादा राशि ली जा रही है, ये बात सामने आ रही है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, यहाँ तक कि 8 से 10 लाख रुपए भी निजी अस्पतालों ने लिए हैं, ऐसी बातें सुनने में आई और इस कारण से ये रेट तय किए गए। दूसरा, सीटी स्कैन को लेके एक दौर सा चल पड़ा है कि हर आदमी सीटी स्कैन करा रहा है, जबकि सबको सीटी स्कैन कराने की कोरोना के लिए जरूरत इसलिए नहीं है कि सीटी स्कैन से ये नहीं पता चलता कि आपको कोरोना है। सीटी स्कैन से केवल ये पता चलता है कि आपके लंग में कंजेशन है कि नहीं, फेफड़ों में कोई ऐसे दाग आए हैं कि नहीं। वो कोरोना से भी हो सकते हैं और बिना कोरोना के भी अन्य कारणों से भी आपके लंग्स में ये पैचेज आ सकते हैं। तो सबसे पहले सीटी स्कैन कराने के बजाय आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना अगर पॉजिटिव है और लक्षण चिंताजनक है तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि सीटी स्कैन करा लीजिए। अभी एक दौड़ सी लग गई है सबकी कि सीटी स्कैन कराना है, सीटी स्कैन कराना है, उसकी कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको संदेह है तो कोरोना का टेस्ट कराइए और कोरोना का अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, तब सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि सीटी स्कैन से कोरोना है कि नहीं ये कभी नहीं पता चल सकता। एक और रेट के लिए भी आपने कहा, तो अगर रेट समय समय पे हम लोग रिव्यू करेंगे, छत्तीसगढ़ के सीटी स्कैन के रेट अगर ज्यादा दिखेंगे तो हम लोग जरूर उसको कम करेंगे। बाबा साहब, एक और जानकारी है कि चूंकि चेस्ट सिटी और जांच दोनों में काफी विसंगतियां हैं। मैं देख रहा हूं पूरे देश में एक पैमाना तय कर दिया डॉक्टरों ने कि यदि 25 से 30% या 40% के आसपास लंग्स में तकलीफ है, उसके बाद उनका दूसरा इलाज किया जाता है। अभी आपने कहा कि एक होड़ सी लग गई है, तो उसके पीछे, होड़ लगने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जांचें होती है उसमें व्यक्ति काफी बीमार हो जाता है, लेकिन जांचें नेगेटिव आती है, स्तर चूंकि काफी सेंसिटिव जांचें काफी माइक्रो स्तर पे होती है। तो इसको लेकर लोगों को कितना जागरूक करना और जांचों में गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए कुछ तैयारी है छत्तीसगढ़ सरकार की? फॉल्स नहीं आ सकता, केवल एंटीजन टेस्ट जो है इसका जो नेगेटिव है ये प्रमाणित नहीं है। अगर एंटीजन पॉजिटिव आता है गलत होने का सवाल नहीं, अगर ट्रू नेट टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आता है उसके गलत होने का सवाल नहीं। और आरटीपीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी माना जा रहा है कि सर्वोत्तम टेस्ट वो भी है। आरटीपीसीआर और ट्रू नेट में 0.5%, 1% से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, दोनों अब प्रमाणिक है। और उतना ही प्रमाणिक एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिव है। लेकिन एंटीजन टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं और आपके कोई ऐसे लक्षण है, बुखार, खांसी इत्यादि के, सांस आपको स्मेल नहीं आ रहा, आपको स्वाद नहीं लग रहा, तो वैसी स्थिति में आप जरूर आरटीपीसीआर भी करा लीजिए। ये टेस्ट गलत नहीं है। 1-8% की बात देखिए कहीं भी छोड़ के रखनी चाहिए कि एक आध टेस्ट सैंपल अच्छे से नहीं लिया तो हो सकता है कि सही रिजल्ट ना आए, वरना नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। एंटीजन पॉजिटिव 100% सही, 100% के जितना नजदीक हो सकते हैं। एंटीजन नेगेटिव और आपको लक्षण है तो आरटीपीसीआर करा लीजिए, इसमें गलत रिपोर्ट नहीं आएगी। एक ड्रग है जो काफी उभर के आया है सिंहदेव जी, रेमडेसिविर, उसको लेकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी हमने काफी चर्चा की, चूंकि अच्छा एक नियम लागू किया गया है कि मरीजों का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर का लिखा हुआ होगा उसके बाद ही से ही उपलब्ध होगा। आपकी सरकार की तरफ से क्या योजना है इसको लेकर, चूंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि अगर समय रहते उसका उपयोग किया जाए तो लोग ठीक हो रहे हैं? इसमें रेमडेसिविर जो है, आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस दिए हैं किन किन दवाइयों का किस किस लेवल पे किस किस स्टेज पे उपयोग करना, उसमें रेमडेसिविर भी है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल, SpO2 लेवल ये 70 से नीचे 60 के आसपास आता है, तब रेमडेसिविर का उपयोग आपको करना चाहिए। पहला चीज 95 या उसके ऊपर आपका SpO2 लेवल है, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कहीं अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, आप घर में भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन 94
से 85 के बीच में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आ गया, SpO2 लेवल आ गया, आपको जरूर ऑक्सीजन पे अपने आप को डाल देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। और 85 से नीचे, 84 से नीचे अगर आपका SpO2 लेवल जाता है तो ये बड़ी चिंता की बात है। फिर आप रेमडेसिविर की तरफ जा रहे हैं और डॉक्टर बताएंगे कि उसके बाद ऑक्सीजन लगाने से अगर आप रिवाइव कर लेते हैं तो रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन हटाने के बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो फिर रेमडेसिविर के लिए उन लोग डॉक्टर लोग कहते हैं थोड़ी महंगी ये दवाई है, 6 इंजेक्शन लगाते हैं, 2800, 2600, 2800 के आसपास का एक ये दवाई का रेट हमारे पास अभी छत्तीसगढ़ CGMSC के पास है और उसको उस उपयोग के हिसाब से हम लोगों ने खरीद रखा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लोग कोविड से मुक्त होंगे। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद टी.एस. सिंहदेव जी। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सर अपना